नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका वाक शक्ति में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति मैं 3 भागों में पूरी करूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अभी मैं पार्ट 1 आपके सामने पेश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। और फ्रांस की क्रांति ऐसा क्या घटनाक्रम था, ऐसी क्या परिस्थितियाँ आई लोगों के सामने, और ऐसी कौन सी सिचुएशन लोगों के सामने आई जो उनको क्रांति करनी पड़ी, क्रांति के लिए लोग अग्रसर हुए। तो अभी इस फ्रांस की क्रांति के अंदर मैं आपको ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई, उसके क्या परिणाम आए, उसकी क्या अच्छाइयाँ थी फ्रांस की क्रांति की, क्या बुराइयाँ थी, इस पूरा घटनाक्रम के बारे में मैं आपको समझाऊंगा विस्तार से। तो अभी मैं पार्ट 1 आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण थे और क्या क्या परिणाम थे और क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ आई। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 को। तो फ्रांस की क्रांति, ये फ्रांस का नक्शा है जो जहाँ पे ये क्रांति हुई थी। फ्रांस यूरोप के अंदर आता है जहाँ पे ये लोकतांत्रिक क्रांति हुई थी। और ये क्या थी फ्रांस की क्रांति, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फ्रांस की क्रांति यह एक 10 साल का घटनाक्रम था जो फ्रांस में सन 1789 से लेकर 1799 तक चला। इसमें कई सारे राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए थे। इस क्रांति का प्रभाव न केवल फ्रांस में पड़ा था, संपूर्ण विश्व भर में इसका प्रभाव पड़ा था। इसने क्या था, फ्रांस की क्रांति जो थी 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुई थी। इसका जो फ्रांस की क्रांति का जो प्रभाव था वो संपूर्ण विश्व के ऊपर पड़ा था। मतलब इससे संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ था कि ऐसी ये कौन सी क्रांति हुई है, ऐसी ये क्या ऐसा इन्होंने किया है लोगों ने जो मतलब पूरे विश्व के लिए आदर्श का एक विषय बन गया। तो 20वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर ये कहानी हुई थी। इस क्रांति में जहाँ राजतंत्र यानी मोनार्सी को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। राजतंत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनार्सी को इन्होंने क्या किया था, पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। और क्या किया, लोकतंत्र को स्थापित कर दिया था। लेकिन अंत में पुनः तानाशाह स्थापित हो गया, जिसका नेतृत्व किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। मतलब शुरू कहाँ से हुई थी, राजतंत्र को लोगों ने ख़त्म किया और लोकतंत्र स्थापित किया, और लोकतंत्र को वापस ख़त्म किया और उसका नेतृत्व किया तानाशाह का किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो सबसे पहले लेते हैं अपन इस क्रांति के क्या क्या कारण थे, ऐसा कौन से कारण थे जिसके कारण ये क्रांति हुई। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ फ्रांस की क्रांति के कारणों से आपको मैं अवगत करवाता हूँ। तो फ्रांस की क्रांति किन किन कारणों से हुई। फ्रांस की क्रांति का पहला कारण है राजनीतिक कारण, और दूसरा कारण है सामाजिक कारण, जो समाज के लोग थे उनका भी कुछ कारण रहे होंगे। तीसरा है धार्मिक कारण, वहाँ के कुछ धार्मिक कारण भी रहे होंगे। और चौथा है बुद्धिजीवी में बहुत सारे लोग आए होंगे, विचारक आए होंगे, जिन्होंने अपने विचार लोगों के सामने प्रस्तुत किए होंगे, उन्होंने लोगों को जागृति पैदा करवाई होगी। तो वो था बुद्धिजीवी का वर्ग। तो ये सारे लोग मिलके और इन्होंने क्या किया, फ्रांस की क्रांति की। तो सबसे पहले लेते हैं फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण। तो फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण, वहाँ पे क्या था, सबसे पहले मैं बताऊँ, राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब वहाँ पे राजा था जो राज करता था। तो वहाँ पे बुर्बोन डेस्पोट के राजा थे। डेस्पोट का मतलब क्या होता है, निरंकुश, बिल्कुल तानाशाह जिसको आप कह सकते हो, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, उसको कहते हैं डेस्पोट। तो लुई 14वां वहाँ के राजा थे, जिन्होंने क्या किया था, 1663 से लेके और 1715 तक राज किया था। लुई जो 14वां थे उन्होंने 1663 से 1715 तक इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने राज किया था। और ये एक तानाशाह थे। इन्होंने मतलब कहने का मतलब ये, इन्होंने एक तरह के ये संपूर्ण तानाशाह थे। शक्ति का केंद्रीकरण क्या, जो वहाँ के सामंत लोग थे उनको किसी प्रकार का कोई मतलब वो नहीं था, हस्तक्षेप, राजा के अंदर इनको कोई हस्तक्षेप करने का नहीं था, ना चर्च को था, ना सामंतों को, किसी को भी किसी प्रकार का कोई राजा की नीतियों के अंदर फेरबदल या उसको सुझाव देने की मतलब किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो राजा ने किया वो फाइनल है, जो राजा ने बोल दिया वो फाइनल है। और इन्होंने क्या किया,
लड़ाइयाँ लड़ी। मतलब लुई 14वां थे, इन्होंने फ्रांस को काफ़ी लड़ाइयों में विजय करवाया और काफ़ी फ्रांस का राज्य काफ़ी बढ़ गया था। मतलब फ्रांस का जो राज्य था वो काफ़ी फैलाव हो गया था वहाँ पे, और इन्होंने खूब सारी लड़ाइयाँ लड़ी। और हमेशा ध्यान रखना, जब लड़ाइयाँ लड़ती हैं तो हमेशा राज्य के ऊपर क्या होता है, कर्ज बढ़ता है। मतलब जहाँ भी लड़ाई होगी वहाँ पे कर्ज बढ़ेगा। लड़ाई में क्यों, नुकसान होगा, जन धन सभी प्रकार का नुकसान होगा। तो जो लुई 14वां थे वो मतलब राज्य को तो बहुत फैलाया फ्रांस के, लेकिन इन्होंने लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा लड़ी, तानाशाह थे, और कर्ज बढ़ गया राज्य के ऊपर। और जब कर्ज बढ़ेगा तो वो किसको ऊपर बढ़ेगा, वो आम जनता के ऊपर बढ़ेगा। तो इन्होंने जो लास्ट में जो इन्होंने कर्ज बढ़ाया उससे जनता परेशान हो गई। उनके बाद आए कौन, लुई 15वां। लुई 15वां देखिए, लुई 15वां ने क्या किया, 1715 से लेके और 1774 तक फ्रांस के ऊपर राज किया था। मतलब वो फ्रांस के राजा रहे थे। ये भी एक तानाशाही थे। इन्होंने क्या किया, सप्तवर्षीय युद्ध जो इंग्लैंड और किसके बीच में लड़ा गया था, फ्रांस के बीच में, ये एक सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। किस लिए, औपनिवेशिक नीतियों के कारण ये इनमें आपस में युद्ध लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध मतलब 7 वर्षों तक कंटिन्यू चला था, सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं उसको। ये 7 वर्षों से कंटिन्यू चल रहा था, कहाँ पे, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, अलग अलग देशों के अंदर। और ये एक अकुशल शासक था। मतलब कहने का मतलब ये था कि साम्राज्य इतना बढ़ गया था, इनके अंदर इतनी वो नहीं थी, नेतृत्व करने की वो नहीं थी, क्षमता नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ, ये एक अकुशल शासक कहलाया। मतलब इन्होंने लुई 14वां ने जो राज्य इतना फैलाया था, तो कम से कम उस राज्य को वहीं रखते और राज्य का उन्नति करते, मतलब लोगों के ऊपर कर्ज कम करते। तो इन्होंने ऐसा तो किया नहीं। इन्होंने इंग्लैंड से लड़ाई लड़ी और उसके कारण कर्ज बढ़ गया, और कर्ज बढ़ने के कारण लोगों के अंदर क्रांति की भावनाएं आ गई। तो अभी लेते हैं अगला कौन था, लुई 16वां। लुई 16वां 1774 से लेके और 1792 तक फ्रांस के ऊपर इन्होंने, ये राजा रहे फ्रांस के। लुई 16वां थे, वो 1774 से 1792 तक इन्होंने फ्रांस के ऊपर राज किया। ये एक कुशल शासक, परंतु कठोर निर्णय नहीं ले पाते थे। कठोर निर्णय का मतलब है, ये एक कुशल शासक थे, लेकिन कोई भी निर्णय जब लेता है राजा, तो उस निर्णय का पालन होना चाहिए, उस निर्णय को लागू करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो इनके सलाहकार थे, जो इनको सलाहें देते थे, तो वो क्या करते थे, बोलते थे नहीं, जो ये आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ये ऐसे करना चाहिए। मतलब जो वो करते थे, ये कुछ हद तक लोगों के बारे में सोचते थे, लेकिन जो नीचे के लोग थे, इनके जो सलाहकार थे, वो बोलते थे नहीं, आप ऐसा इनके बारे में मत कीजिए, आम जनता के बारे में ऐसा कुछ मत कीजिए। तो इनका क्या था, जो भी इनके निर्णय थे इनको वापस लेने पड़ रहे थे अपने। ये निर्णय पे है ना, जो इनके निर्णय थे, ये निर्णय पे हमेशा अटल नहीं रहते थे। जो इनका निर्णय ले लेते थे उस पर ये अटल नहीं रह पाते थे, और ये अपना निर्णय वापस ले लेते। अभी में इनकी जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रेलियन राजा की बहन थी, इसलिए वो क्या कहलाती थी, ऑस्ट्रेलियन पत्नी, जिसका नाम क्या था, मैरी एंटोनेट। इनकी जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रेलियन राजा की बहन थी, ऑस्ट्रेलियन राजा की बहन थी, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन पत्नी बोला जाता था, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, और उसका नाम था मैरी एंटोनी। तो ये भी क्या करती थी, राजा को बार बार बोलती थी, बोला नहीं, आप आम जनता के बारे में खुद मत सोचिए, अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है, अपने को अच्छे से जीना है, अपनी लाइफ ऐशो आराम की होनी चाहिए, अपने को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। आम जनता को आप छोड़ दो, उनके बारे में सोचना छोड़ दो, बिल्कुल उनके बारे में अपने को कोई सोचना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने भी आम जनता के बारे में नहीं सोचा। अमेरिका की क्रांति को सहयोग, अभी एक और पॉइंट, इन्होंने अमेरिका की क्रांति को सहयोग क्यों किया, अब ये भी एक पॉइंट है। क्योंकि जो सप्तवर्षीय युद्ध लुई 15वां के समय हुआ था, उसमें क्या हुआ था, फ्रांस की पराजय हुई थी और इंग्लैंड विजय हुआ था। तो इंग्लैंड विजय हुआ था, तो उनके ये विरोधाभास, मतलब उनसे बदला लेने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, अमेरिका के लोगों को सपोर्ट किया, उनको कर्ज दिया, उनको हथियार दिए, उनको हर तरह से सपोर्ट किया। किस लिए, कि इंग्लैंड हार जाए और इंग्लैंड नीचा देखे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और हुआ क्या, अमेरिका क्रांति में विजय हुआ
और उन्होंने जो अमेरिका के लोग थे उन्होंने इनको कुछ भी नहीं दिया। वहाँ से क्या हासिल हुआ? इनको कुछ भी नहीं हासिल हुआ, किसी प्रकार का कोई धन हासिल नहीं हुआ, ना कुछ और इनको वापस सहायता हासिल हुई। जो इनका कर्ज दिया हुआ था वो भी इनको वापस हासिल नहीं हुआ, जिसके के कारण क्या हुआ? कर्ज राज्य के ऊपर और बढ़ता गया। और हमेशा ध्यान रखना, जब कर्ज राज्य के ऊपर बढ़ता है तो उसकी भरपाई कौन करती है? आम जनता। और आम जनता को इन्होंने कर्ज बढ़ाए तो उससे वो पीड़ित होने लगे, तो एक क्रांति होना स्वाभाविक थी। अभी देखिए, ये है इनका वर्साय का महल, जहाँ ये रहते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। ये वर्साय का महल कितना अच्छा बना रखा है इन्होंने। ये पेरिस से दूर था, क्योंकि पेरिस के अंदर क्या था? बहुत भीड़ भाड़ था। पेरिस बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह थी, वहाँ पे शांत वातावरण नहीं था। तो इन्होंने क्या है, पेरिस से दूर, ये देखिए पेरिस से यहाँ पे था, इन्होंने क्या किया? ये पेरिस है, इन्होंने यहाँ पेरिस से दूर, इतना दूर यहाँ पे ये वर्साय का महल बनाया। ये देखो वर्साय का महल है, ये अंदर देखो कितने इसके अंदर शीशे लगे हुए, कितना आलीशान महल बना हुआ है। यहाँ पे ये ऐशो आराम की जीती थी, क्योंकि जब तक राजा आम जनता के बीच में नहीं रहेगा तब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे रह रहे हैं, उनकी क्या हालात हैं, उनका कैसा रहन सहन है। जब तक राजा देखेगा नहीं तो राजा को कैसे पता चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, महल दूर बना, वर्साय में महल बना रखा था। ये अपनी शीश महलों के अंदर आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। उधर लोग परेशान हो रहे थे, दिनों दिन उनके अंदर भूखमरी आ रही थी, गरीबी आ रही थी, उन बेरोज़गार हो रहे थे। और एक स्वाभाविक है कि जब लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें आएगी तो क्रांति होना एक स्वाभाविक है। अब आते हैं सामाजिक कारण, कि वहाँ का समाज, वहाँ की समाज की क्या हालात थी, वहाँ का समाज कैसा था, कितने भागों में बटा हुआ था। तो समाज वहाँ का 3 भागों में बटा हुआ था। देखिए, प्रथम समाज के लोग थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। और वो कौन कौन से भाग थे मैं बताता हूँ। फर्स्ट भाग था चर्च और पादरी लोग। चर्च और पादरी मतलब चर्च के लोग जो है, चर्च के जो लोग हैं वो फर्स्ट श्रेणी में आते, प्रथम श्रेणी में आते थे। उनमें पादरी थे और फादर लोग थे। और उनकी जनसंख्या कितनी थी? लगभग 2 लाख जनसंख्या थी उनकी फ्रांस के अंदर। जो मतलब उनका काम था धर्म से रिलेटेड काम करना। वो है अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, उनको किसी से कुछ लेना नहीं था, क्योंकि राजा अपने में व्यस्त था तो ये अपने में व्यस्त थे। और इनकी 2 लाख जनसंख्या थी। इनके पास फ्रांस की हिस्से की 10%, मतलब फ्रांस की जो ज़मीन है उसका 10% हिस्सा इनके पास था। किनके पास? प्रथम श्रेणी के लोगों के पास। और अब आता है द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में कौन आते थे? सामंत लोग। सामंत मतलब राजा के नीचे वो लोग जिनके पास ज़मीन होती थी बहुत सारी, जो दास रखते थे अपने पास, वो उन दासों से खेती करवाते थे। तो उनकी संख्या थी लगभग 2 लाख से 4 लाख बीच में। मतलब जो इनकी संख्या थी वो 2 लाख से 4 लाख थी। और इनका जो फ्रांस की जो ज़मीन थी उसका लगभग 25% हिस्सा, कह सकते हो 25% हिस्सा किसके पास था? सामंत लोगों के पास। ये अपने दास प्रथा से, दासों से खेती करवाते थे, आराम से ऐशो आराम की ये भी ज़िंदगी जीते थे। तो अब तीसरी श्रेणी में कौन आते थे? बाकी जितने भी लोग थे वो कितने आते थे? तृतीय श्रेणी में। कौन कौन आते थे? किसान जो खेती करता था, पत्रकार जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, प्रशासनिक अधिकारी जो राजा के आगे काम करते थे, जो फैक्ट्रियों में रहते थे मजदूर वो, और वकील, ये काफ़ी लोग सारे थे जो तृतीय श्रेणी में आते थे। जो तृतीय श्रेणी के लोग थे उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, उनके पास किसी प्रकार की कोई ज़मीन नहीं थी, वो खाली एक अपनी आम जिंदगी जी रहे थे। कहने का मतलब तात्पर्य ये है, इनको किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिल रहा था, हमेशा ये कष्टों के अंदर ज़िंदगी व्यतीत करते थे अपनी। क्योंकि किसान है वो खेती करेगा बेचारा, अगर खेती नहीं होगी तो वो भूख मरेगा। पत्रकार है वो भी सेम वही राजा के आगे रहा हुआ था, मतलब कह सकते हो एक दास। और प्रशासनिक अधिकारी वो भी एक राजा के दास ही थे, अधीनी थे। और वकील ये जो अपने राजा के जो सुनवाइयाँ वगैरह होती थी उनमें व्यस्त रहते थे। तो कहने का मतलब ये है, जो भी ये तृतीय श्रेणी के जितने भी लोग थे उनको भी जीवन था वो अच्छी श्रेणी का नहीं था। और मेन कारण इन्हीं के कारण हुई फ्रांस की क्रांति। अब इनकी टैक्स व्यवस्था देखो, हमेशा किसी राज्य को चलाना है तो राजा क्या करता था, पहले उसके ऊपर टैक्स लगाता था। और टैक्स की व्यवस्था कैसे थी फ्रांस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम श्रेणी के जो लोग थे उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं था। प्रथम श्रेणी के जो ये लोग हैं जिसके अंदर कौन आते हैं? पादरी, चर्च के लोग,
फादर, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं, ये फ्री ऑफ टैक्स। मतलब आप रहो हमारे अंदर, धर्म का प्रचार करो और ऐशो आराम की ज़िंदगी जियो, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं। मतलब राजा इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेता था। देखो, हर इंसान मनुष्य, हर मनुष्य मनुष्य है। अगर आप एक राज्य के ऊपर राज करते हो तो सबसे टैक्स लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं लिया, ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, प्रथम और द्वितीय श्रेणी को बिल्कुल फ्री कर दिया। आप फ्री हो, आप टैक्स देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप राज्य में रहो और लोगों के ऊपर राज करो। राज तो राजा करता है, लेकिन ये लोग भी राज करते थे। कैसे राज करते थे कि सामंत लोग थे जो क्या करते थे, दास रखते थे। अगर आप दास रखते हो तो उसके ऊपर आप राज करते हो, तो दासों से खेती करवाते थे, वो भी राज करते थे। तृतीय श्रेणी में जो भी आते थे वो सारे करों का बोझ इनके ऊपर डाला जाता था। जितने भी कर थे उन करों का बोझ हमेशा इनके ऊपर डाला था। अब ये बताओ, इनके ऊपर करों का बोझ कैसे डालते थे? जब इनके पास ज़मीन नहीं थी तो इनके ऊपर करों का बोझ कैसे डालते थे, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। करों जब जिसको जैसे इनको खाने पीने की जो वस्तुएं, जो चीज़ें चाहिए, उनके ऊपर कर्ज लगाते थे, उनको महंगी कर देते थे। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं की थी, तो इनको खरीदना पड़ता था। तो खरीदने के लिए इनको पैसे देने पड़ते थे। उन्हीं पैसों में इंक्लूड था क्या, टैक्स। तो कहने का मतलब ये है कि बोझ सारा किस पे जाता था, बोझ पूरा जाता था तृतीय श्रेणी के लोगों के ऊपर। शिक्षित और मध्यम और बुजुर्ग वर्ग, मतलब शिक्षित वर्ग को क्या बोलते थे, बुजुर्ग वर्ग। शिक्षित वर्ग थे, मध्यम वर्ग थे, जो लोग थे वो शिक्षित वर्ग थे, वो शिक्षित वर्ग के लोग कहलाते थे, वो बुजुर्ग लोग कहलाते थे। लेकिन वो भी, उनके ऊपर भी टैक्स था, उनके ऊपर भी जुल्म होते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे थे, उनके ऊपर भी काफ़ी सारा बोझ था। और अब आगे आते हैं, शहरी मजदूर की बहुत बुरी स्थिति। शहरी मजदूर की बहुत बुरी, मतलब जैसे जहाँ भी शहर बसा हुआ है वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती थी, तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती थी। मजदूरों के लिए कोई भी अलग कॉलोनियाँ नहीं बना रखी थी, उनको रहने सहने की कोई सुविधा नहीं थी। उनके जो मकान थे, जो उनका खाना पीना था, जो रहन सहन था, उसकी बहुत बुरी हालत थी। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, इस समय में हेल्थ केयर, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर थी। किन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं थी वो बिल्कुल ना के बराबर थे। लोग मर रहे थे, लोग बीमारियों से मर रहे थे। राजा को इनसे कुछ लेना नहीं देना था, राजा तो बस अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। इसके कारण भी फ्रांस की क्रांति हुई। अब आते हैं आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण कैसे, जनसंख्या वृद्धि। देखो क्या हुआ, फ्रांस में 1700 में कितनी जनसंख्या थी, 1700 में लगभग 2 करोड़ जनसंख्या थी। 1700 में जो संख्या 2 करोड़ थी, वो 1819 में आ गई 2 करोड़ और 80 लाख। मतलब बहुत सारी जनसंख्या बढ़ गई। अब जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो क्या करना चाहिए, कारखाने लगने चाहिए, उनको रोज़गार मिलना चाहिए, उनको किसी प्रकार की जीविका करने के लिए कुछ न कुछ उनको हमेशा मजदूरी होनी चाहिए उनकी। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं इस तरफ ध्यान दिया। बस जनसंख्या बढ़ रही है और उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। तो भूख मर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये तो आर्थिक समस्या हो गई ना। अगर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, कुछ मतलब पैसा नहीं है, मार्केट में सामान है लेकिन पैसा नहीं है, तो उसके कारण क्या हो रहे हैं, लोग भूख मर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि हो गई है। अब ये हुआ कैसे, पैसा थोड़ा बहुत होता तो उसमें क्यों नहीं खाना, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक लड़ाइयाँ लड़ रही थी सेनाएं, और सेनाएं लड़ाई लड़ रही थी तो उसके ऊपर क्या आता था, लोगों के ऊपर, जो उसकी भरपाई करने के लिए लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। जो भी पैसा होता था वो सेना के ऊपर लगा दिया जाता था, क्योंकि राजा अपना राज्य को विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों से युद्ध लड़ते थे, और उसमें क्या होता था, बहुत सारा खर्च होता था। और खर्च का भुगतान कौन करता थी, आम जनता, और आम जनता के ऊपर अत्यधिक टैक्स लगा दिए थे, जिसके कारण भी लोगों को क्या, क्रांति का सामना पड़ा। फसल का नष्ट होना। अब हुआ क्या था एक्चुअल में, वहाँ पे बहुत सारी सर्दी पड़ गई थी। वहाँ पे जो लगभग 1819 के बढ़कर 1819 से 1870 के लगभग में, 1870 के लगभग में, 1870 और 1890 के लगभग में, यहाँ बीच में एक बार बहुत भयंकर सर्दी पड़ी थी, और जिससे क्या हुई थी, लोगों की, किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। खाने के लिए अनाज नहीं था लोगों के पास, करने के लिए काम नहीं बचे, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी। तो इसलिए हुआ क्या था, बहुत ही अत्यधिक ठंडी पड़ गई थी, और वहाँ की खेती को बहुत सारा नुकसान हो गया था। लोगों के पास
कुछ भी नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि लोग भूख मर रहे हैं, बेरोजगार हो गए। तो ये भी एक आर्थिक कारण बन गया कि फ्रांस की क्रांति का। और अब आते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या हुआ, लोगों को किसी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। वहाँ पे जो राजा बोलता था वही वहाँ पे धर्म बोला जाता था। मतलब राजा ने जिस धर्म को मान्यता दे दी वही धर्म सर्वमान्य है। तो वहाँ पे क्या थी, किसी को भी कोई धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। जो मतलब वहाँ चल रहा है धर्म, वहीं धर्म होगा। इस युग में क्या था, फ्रांस की जनता को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। हालांकि अधिकांश वहाँ पे जो भी जनता थी वो रोमन कैथोलिक धर्म की थी। वहाँ पे जो अधिकांश जनता थी वो किस धर्म की थी, रोमन कैथोलिक धर्म की थी। लेकिन वहाँ पे प्रोटेस्टेंट और यहूदी लोग भी रहते थे, वहाँ पे बस्तियाँ थी। और 1665 में क्या हुआ, प्रसिद्ध धार्मिक अध्यादेश रद्द हो जाने के कारण कैथोलिक जो चर्च के अधीन होने की परम आवश्यकता होगी। जो कैथोलिक धर्म था उसके अधीन सबको, और प्रोटेस्टेंट धर्म था इसको क्या कर दिया, अपराध कर दिया। इसको पालन करना एक अपराध है, आप इस धर्म को नहीं कर सकते हो। और यहाँ हुआ क्या, इसी कारण क्या हो गया, वो जो वॉल्टेयर जैसे थे दार्शनिक थे, उन्होंने भी इसका विरोध कर दिया। तो कहने का मतलब लोगों को कहीं न कहीं असहिष्णुता दिखी धर्म के प्रति। उनको ये लग रहा था कि कहीं न कहीं हमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, कोई भी काम धार्मिक कार्य कराने की कोई स्वतंत्रता हमें नहीं दी गई है। तो ये भी लोगों को काफ़ी हद तक धार्मिक कारण को काफ़ी हद तक इन्होंने भी क्रांति को बढ़ाया। तो अगला नेक्स्ट लेते हैं क्या, बुद्धिजीवी वर्ग। अब बुद्धिजीवी वर्ग का क्या है, इस युग में विज्ञान का बहुत विकास हुआ था। मतलब मार्गदर्शन किसी चीज़ का अगर आप मार्गदर्शन करते हो तो वो चीज़ बहुत ही अच्छे से हो जाती है और हमेशा ध्यान रखना सफल होती है। चाहे आज कोई भी इंसान किसी का अगर अच्छे से मार्गदर्शन करता है तो हमेशा वो अपनी कार्य में सफल होता है। तो कहने का मतलब है जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने क्या किया, दार्शनिकों ने अपने विचारें रखे, किताबें लिखी, लोगों तक अपने विचार पहुंचाए। वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था, लोग किताबें पढ़ते थे, लोगों तक किताबें पहुंचाए जाने लगी। अगर कोई आदमी किताब पढ़ना नहीं जानता था, जो पढ़ा लिखा होता था वो ऊंची ऊंची आवाज़ में लोगों को सुनाता था। अपने जो भी विचारकों के जो विचार थे उनसे गरीब लोगों को या अनपढ़ लोगों को क्या करवाता, अवगत करवाते थे। उनको ये बताते थे कि अपने देश के अंदर क्या हो रहा है, अभी कैसे विचार चल रहे हैं। तो सबसे पहले कौन आता है, मोंटेस्क्यू। अब मोंटेस्क्यू कब है, 1689 से लेकर 1755 तक कौन रहे, मोंटेस्क्यू रहे। मोंटेस्क्यू ने क्या किया, मोंटेस्क्यू क्या बोलता था, राज्य और धर्म पृथक होने चाहिए। मतलब मोंटेस्क्यू का ये कहना था कि जो राज्य है उसके अंदर धर्म किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। लेकिन होता क्या था, धर्म हमेशा राज्य के अंदर, जो पोप, जो चर्च के लोग थे वो हमेशा राज्य के अंदर हस्तक्षेप करते रहते थे। तो मोंटेस्क्यू यही बोलता था कि इन दोनों को अलग अलग करना चाहिए, धर्म एक अलग चीज़ है और राज्य एक अलग चीज़ है। उसके बाद आता है, कौन आता है, वॉल्टेयर। वॉल्टेयर कब आया था, 1694 से लेकर 1778 के अंदर। और वॉल्टेयर क्या बोलता है कि आदमी को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको विचारों की स्वतंत्रता। अगर एक इंसान है, आप उसको अगर स्वतंत्रता नहीं है बोलने की और उसको स्वतंत्रता नहीं है अपने विचारों की, तो फिर उसकी क्या ज़िंदगी है, वो कैसे ये बता सकता है कि मेरी हालातें कैसी है। तो वॉल्टेयर ये बोल रहा था कि हर आदमी को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आदमी अपने विचार रखने के लिए क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। उसके बाद आता है रूसो, जॉन जैक रूसो कब आया, जॉन जैक रूसो आया 1712 से 1778 के बीच में। और रूसो क्या बोलता था, जनता को अधिकार होना चाहिए, जनता के अधिकार होने चाहिए। मतलब हर आदमी को कुछ न कुछ अधिकार होने चाहिए। वहाँ पे तो जनता को किसी प्रकार अधिकार ही नहीं था, वहाँ से दास प्रथा थी, लोगों के ऊपर शोषण किए जा रहे थे, राजा तानाशाह था। तो रूसो बोलता था कि लोगों के अधिकार होने चाहिए, जिस अधिकारों में रह के लोग अपने कर्तव्य करें, लोग अपनी ज़िंदगी जिए, अपना जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा उठाए। और उसके बाद आए दिदरे कब आए, 1713 से लेके और 1784 के बीच में। दिदरे क्या बोलते थे, राष्ट्र व्यवस्था के दोषों से जनता को अवगत करवाता था। दिदरे क्या करता था, ये बोलता था कि राज्य व्यवस्था है जो, उसमें क्या क्या दोष है, उनको लोगों से, उन दोषों से लोगों को
अवगत करवाता था। उसके बाद आया हेनरी। हेनरी आया कब? 1723 और 1790 के बीच में। इसके साथ जैन और कांट और लॉक, बहुत सारे विचारक आए थे जो बुद्धिजीवी थे। उन्होंने क्या किया, लोगों को ये अवगत करवाया कि ऐसे विचार, ऐसे लोगों के सामने विचार ले आए जिससे लोगों की भावनाएं जागृत हुई और क्रांति के लिए लोग अग्रसर हुए, मतलब उत्साहित हुए कि हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए, हमारा भी राज आना चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए, राजतंत्र को ख़त्म कर देना चाहिए और गणतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। अब ये सोलन में देखो, ये सारे विचारक बैठे हैं आपस में, ये आपस में तर्क वितर्क, मतलब आपसी मतभेद कर रहे हैं कि ऐसे राजा को कौन सी दिव्य अधिकार दिए हुए हैं जो हमारे ऊपर राजा राज करता है। राजा बोलता है कि मुझे दिव्य अधिकार प्राप्त है, मैं तो भगवान के भेजा हुआ हूँ जो कि तुम्हारे ऊपर राज करने। तो ये लोग बैठ के आपस में क्या करते थे, जो सोलन सभा थी, इसके अंदर ये बैठ के आपस में चर्चाएं करते थे कि ऐसा क्या कारण है। ऐसी बुद्धिजीवी बैठे बैठे ये सोचते थे कि ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां राजा को दी हुई, जो राजा बोल रहा है, बोला हमें राज करना है आपके ऊपर, ऐसा क्यों? हमारे कोई है ही नहीं, हमारे कोई अधिकार ही नहीं है, हमें तो कोई अधिकार ही नहीं, हमारा कोई जीवन ही नहीं है, हम तो पूरी ज़िंदगी लोग तो पूरी ज़िंदगी दास बन के ही गुजार रहे हैं। तो ये सोलन सभा के अंदर ये बैठ के आपस में विचार विमर्श, मतलब तर्क वितर्क करते थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि लोगों का जीवन स्तर, लोगों का सम्मान, लोगों की भावनाएं, लोगों की स्वतंत्रता आए। तो ये है सोलन सभा। अब आगे आता है राज्य का बदलता हुआ स्वरूप। राज्य का बदलता हुआ, ये देखो, ये मैंने आपको एक सीक्वेंस बना के दिया है, ये आप एग्ज़ाम के लिए नोट भी कर सकते हो। 1789 में स्टेट जनरल आई थी और 1789 से 1791 के अंदर नेशनल असेंबली आई थी और 1791 से 1792 के ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली आई थी और 1792 से 1795 के अंदर नेशनल कन्वेंशन आई और 1795 से 1798 के अंदर डायरेक्टरी रूल आई और 1799 में वापस नेपोलियन बोनापार्ट तानाशाह आया। तो कहने का मतलब शुरुआत, ये जो राज्य था उसके अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, राज्य का जो स्वरूप था वो धीरे धीरे बदलता रहा और वहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग व्यवस्थाएं आई। तो अभी आप सबसे पहले लेते हैं क्या, स्टेट जनरल। अब ये स्टेट जनरल क्या है? स्टेट जनरल क्या थी? एक राजा के द्वारा जब राजा के द्वारा मतलब राजा को ये लगा कि किसी प्रकार को अब लोगों को क्रांति को कैसे न कैसे शांत करवाया जाए, तो राजा ने क्या किया, एक स्टेट जनरल बुलाई। यह एक सुपर पार्लियामेंट थी जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते थे और इसको क्या किया था, 175 वर्षों में पहली बार बुलाया गया था, मतलब पहले इसको कभी बुलाया ही नहीं गया था। और राजा ने इसका क्यों बुलाया था? क्योंकि एजेंडा इसका क्या था, वित्तीय समस्याएं, मतलब टैक्स में वृद्धि करना। राजा ये सोच रहा था कि कैसे न कैसे करके अब लोगों के टैक्स में थोड़ी बहुत और वृद्धि की जाए और लोगों को मतलब जो क्रांति है इसको कैसे न कैसे ख़त्म करवाया जाए। तो सबसे पहले क्या है, राजा ने क्या बुलाई, स्टेट जनरल कब बुलाई, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल बुलाई गई। 5 मई 1789 को स्टेट जनरल बुलाई गई राजा के द्वारा। यह एक सुपर पार्लियामेंट थी जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते थे और ये 175 वर्षों में पहली बार इसको बुलाया गया था। इससे पहले राजा को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि ऐसी परिस्थितियां नहीं आई, लोगों ने क्रांति नहीं की। अब तो लोग जागृत होना शुरू हो गए, लोगों ने क्रांति कर ली, तो राजा को मजबूर होके ये स्टेट जनरल बुलानी पड़ी। और ये कब बुलाई, 5 मई को। और इसका मेन एजेंडा था कि वित्तीय समस्याओं को हल किया जाए, जो मतलब आर्थिक समस्याएं, जो पैसे की, वित्तीय मतलब पैसे की समस्याओं को हल किया जाए, टैक्स में वृद्धि की जाए। और इसमें क्या थे, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इसमें क्या थे, प्रतिनिधियों की श्रेणी थी। फर्स्ट में 300, मतलब जो राजा के थे वो 300, सेकंड में आते थे सामंत और पादरी वो 300 और लास्ट में आते थे कौन, 600। 600 में कौन आते थे, जो तृतीय श्रेणी के लोग हैं, वो कितने थे, 600। प्रथम श्रेणी के 300, द्वितीय श्रेणी के 300 और तृतीय श्रेणी के 300 लोग। तो ये एक स्टेट जनरल बुलाई गई, इसमें बहस की गई कि कैसे ना कैसे करके जो आर्थिक जो समस्या है, जो वित्तीय समस्या है, इसको सॉल्व किया जाए।
ये देखो, ये लगभग इसमें 1200 लोग बैठे हैं। ये है वर्साय का महल है, इसके अंदर आपस में बैठ के लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ये बुलाए गए सभी सदस्यों को यहाँ पे बुलाया गया था कि जैसे ना जैसे करके इस वित्तीय समस्या को ख़त्म किया जाए। तो यहाँ आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं बैठ के। ये वर्साय का महल है जहाँ पे इन राजा ने बुलाए थी स्टेट जनरल। अब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर वोटों के अधिकार को लेके गतिरोध पैदा हो गया। जो इसमें जो स्टेट जनरल बुलाए थे, इसमें क्या हो गया, वोटों के जो अधिकार था उसको लेके आपस में गतिरोध हो गया। वो कैसे हुआ कि वोटों का क्या था, वहाँ पे परसेंटेज कर रखा था। जैसे प्रथम श्रेणी के हैं तो उनको 1% और प्लस द्वितीय श्रेणी को 1% और प्लस तृतीय श्रेणी को 1%, मतलब हर श्रेणी को 1-1% दे रखे थे। मैंने आपको पीछे बताया ना, फर्स्ट श्रेणी को 300 और सेकंड श्रेणी को 300 और लास्ट श्रेणी को 300 प्रतिनिधि थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने क्या हो गया, यहाँ पे गतिरोध हो गया, क्योंकि राजा ने क्या बोला कि फर्स्ट श्रेणी का जो थे उनको 1% वोट देने का हक है, और द्वितीय श्रेणी को उनको 1% वोट देने का हक है, और तृतीय श्रेणी को 1% देने का हक है। अब हुआ क्या, फर्स्ट श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दोनों भी 1-1% अगर दे देते हैं, दोनों अगर मिल जाते हैं, तो तृतीय श्रेणी बहुमत में आएगी नहीं, क्योंकि बहुमत तो 2 का हो गया, दोनों के वोट एक तरफ चले गए, फर्स्ट और सेकंड श्रेणी के। तो तृतीय श्रेणी को तो कोई पूछने वाला नहीं, उनको तो उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वो तो दोनों ही मिलके और कोई भी अधिवेशन पास कर सकते हैं। तो तृतीय श्रेणी के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, नेशनल असेंबली घोषित कर दी। जो स्टेट जनरल थी, इसके अंदर बुलाया गया था वोट, मतलब वित्तीय समस्याओं को लेके बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वोटों को लेके आपस में मतभेद हो गया। अब वो हुआ कैसे, मैंने आपको बताया है, फर्स्ट 300 थे उनका 1%, सेकंड 300 थे उनका 1%, और थर्ड 600 थे उनका 1%। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे, उसमें फर्स्ट में राजा लोग आते थे, सेकंड में सामंत और चर्च के लोग आते थे, और थर्ड में जो तृतीय श्रेणी में आम जनता आती थी, जिसमें मजदूर, वर्कर, फैक्ट्री वर्कर और वकील वगैरह ये लोग आते थे। तो जो अब इनके परसेंटेज तो सबका 1-1 हो गया। तो क्या करते थे, फर्स्ट के 2 मिल जाते थे और किसी भी अधिवेशन को पास करते थे। लेकिन हुआ क्या, तृतीय श्रेणी के लोगों ने अपने आप को अलग कर दिया। तृतीय श्रेणी के लोगों ने अपने आप को अलग कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली को घोषित कर दिया। इन्होंने एक अपनी असेंबली घोषित कर दी कि हम लोग आपसे अलग हैं, हम आपको अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आप अलग हो गए हैं और हमारी एक नेशनल असेंबली है, उसको घोषित कर दिया इन्होंने। और लुईस होलवे ने नेशनल असेंबली को मैन हॉल में बंद करवा दिया। जब लुईस होलवे को लगा कि ये तो लोग बगावत कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन लोगों को कहाँ बंद करवा दिया, एक मैन हॉल करके जगह है, उसके अंदर इन्होंने इनको बंद कर दिया। और इनको जब बंद कर दिया तो टेनिस कोर्ट की शपथ, बाद में क्या हुआ, टेनिस कोर्ट में तृतीय श्रेणी के लोगों ने यह शपथ ली कोर्ट के अंदर कि हम नेशनल असेंबली तब तक भंग नहीं करेंगे तब तक कि फ्रांस का संविधान बनकर तैयार ना हो जाए। मतलब जो नेशनल असेंबली के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उनको मैन हॉल में बंद कर दिया गया। तो वहीं पे पास में एक टेनिस कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, ये देखो ये टेनिस कोर्ट है। यहाँ पे ये देखो हाथ खड़े करके, हाथ ऊपर करके, ये लोग हाथ ऊपर करके ये शपथ ले रहे हैं। ये देखो ये लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, ये टेनिस कोर्ट है जहाँ पे ये लोग अपने हाथ ऊपर करके, ये सारे लोग कौन हैं, तृतीय श्रेणी के लोग हैं, जो क्या ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि जब तक फ्रांस का संविधान बन के तैयार नहीं होगा तब तक हम क्या नहीं करेंगे, नेशनल असेंबली को हम ख़त्म नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई है, नेशनल असेंबली बन गई है। उन्होंने ये बोल दिया है कि कैसे न कैसे करके फ्रांस में संविधान लाया जाए जिसमें आम जनता के बारे में सोचा जाए। तो ये नेशनल असेंबली हो गई। अब हुआ क्या, फिर होता है जून में, मई में आया, क्या आया, मई में आया स्टेट जनरल आया, और अब जून आया। जून 1789 में क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति शुरू हो गई, किसान आंदोलन हुए, सामंतों के खिलाफ मतलब लोगों की आवाज़ें उठने लग गई, और लोग भूख मरने लगे क्योंकि वहाँ पे अनाज की कमी हो गई और अनाज की लूट होने शुरू हो गई, और सारे ज़मीन संबंधित जितने भी थे रिकॉर्ड वो लोगों ने जला दिए गए, जिसको बोलते हैं द ग्रेट फायर।
पेरिस में दंगे शुरू हो गए, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और लुई 16वां ने वर्साई और पेरिस के बाहर आर्मी लगा दी। अब हुआ क्या, जून में वहाँ की क्रांति शुरू हो गई। लोगों के अंदर, किसानों के अंदर आंदोलन शुरू हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि नेशनल असेंबली के लोगों ने अपने आप को घोषित कर दिया था। उन्होंने अपनी तृतीय श्रेणी के लोगों ने एक अलग असेंबली बना ली। लोगों को ये पता लगा तो जून में क्या हो गया, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई। किसानों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए। किसके खिलाफ? सामंतों के खिलाफ। अनाज की कमी हो गई थी, लोग भूख मरने लग गए थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। और उधर उनको सपोर्ट कर रही थी नेशनल असेंबली। और ज़मीन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी कागजात थे, ज़मीन के जितने भी रिकॉर्ड थे सामंतों के, उनको लोगों ने जला दिया। उसको बोलते द ग्रेट फायर। और पेरिस में दंगे शुरू हो गए। जो पेरिस था वहाँ पे दंगे शुरू हो गए। वहाँ की जो कानून व्यवस्था थी वो चौपट होने लग गई। तो कहने का तात्पर्य है, चारों तरफ अराजकता फैल गई और लुई 16वें ने वर्साई के और पेरिस के बाहर आर्मी लगा दी। जब राजा को ये लगा कि लोग क्या कर रहे हैं, क्रांति करने, लोग भड़क उठे हैं, दंगे भड़क उठे हैं, चारों तरफ दंगे ही दंगे हो रहे हैं, लोग चारों तरफ नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोग अपने हकों के अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं, तो उसने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर दिया, पूरी मिलिट्री को फ्रांस के अंदर बुला लिया, फ्रांस से बुला लिया। और कहाँ बुला लिया? पेरिस के अंदर। पेरिस के बाहर लगा दिया, क्योंकि मैन कहाँ पे हो रहा था? पेरिस के अंदर हो रही थी क्रांति। तो पेरिस के बाहर आर्मी लगा दी और वर्साई की जो महल था उसके अंदर वो रह रहा था, वहाँ पे उसने क्या कर दिया, बाहर आर्मी को तैनात करवा दिया, जिससे कि उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो जून का ये घटनाक्रम था। और ये देखो, अब लोगों ने क्या किया, गुस्साए लोगों ने कहा, बास्तिल दुर्ग के ऊपर, एक बास्तिल दुर्ग करके आता है, 1400 जुलाई में लोगों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। क्यों किया लोगों ने अटैक? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे लोग इसके अंदर कैद करके रखे थे। क्योंकि राजा तानाशाह था। राजा जो भी क्रांति कर रहा है, जो भी राजा के खिलाफ बगावत कर रहा है, राजा उसको उठा के बास्तिल के दुर्ग में डाल देता था। और ये देखो बास्तिल का दुर्ग है, लोगों ने इसके ऊपर देखो ये अटैक कर दिया चारों तरफ से। ये बास्तिल का दुर्ग है, लोग इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, यहाँ तक कि इसकी एक एक ईंट उखाड़ दी थी लोगों ने, इसको संपूर्ण ध्वस्त कर दिया था। तो ये ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बास्तिल की दुर्ग की घटना क्यों हुई थी, कब हुई थी? तो ये भी आपका एक जीके का क्वेश्चन है। 14 जुलाई 1789 के अंदर बास्तिल दुर्ग को ध्वस्त किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसके अंदर राजा की निरंकुश था। राजा ने ये जेल के रूप में किला को प्रयोग किया था। यहाँ पे जितने भी जो लोग थे, आंदोलनकारी थे, जो लोकतंत्र को लाने के लिए, उनको राजा ने जो भी राजा का जो भी विरोध करते थे उसको इसके अंदर डाल देता था राजा, और इसको अंदर डाल के और इसको बंद करवाता था। तो लोगों की इसके प्रति घृणा हो गई, किले के प्रति, और लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर कूच कर दिया। जो भी लोगों के पास हथियार थे, लोगों ने इस किले को ध्वस्त कर दिया, इसकी ईंटें उखाड़ ली। बास्तिल दुर्ग को 15 जुलाई 1789 में पतन। दुर्ग का उपयोग जेल के रूप में किया जाता था। राजा के अत्याचार और निरंकुशता का प्रतीक था ये दुर्ग, जहां पर राजनीतिक बंदी रखे जाते थे और जनता इस किले के अत्याचारों से घृणा करती थी। लोग क्या करते थे, इस किले के अत्याचारों से घृणा करती थी। और अफवाह, इस दुर्ग में शास्त्रों का भंडार है। ये दुर्ग है ये जो बास्तिल का दुर्ग है, इसके अंदर एक और अफवाह फैला दी गई थी कि इसके अंदर क्या है, शस्त्रों का भंडार है, बहुत बड़े शस्त्र रखे हुए हैं। तो लोग तो क्रांति कर ही रहे थे, लोगों को तो इस चीज़ की ज़रूरत थी। और जब ऐसी अफवाहें फैली तो लोगों ने जाके इस किले को ऊपर धावा बोल दिया। लेकिन इसको मिला, इनके अंदर कोई शस्त्र भंडार नहीं था, लेकिन लोगों ने इसकी एक एक ईंटें उठा ली और जो भी वहाँ पे राजनीतिक बंदी बनाए थे उनको भी छुड़वा दिया। और 15 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया, 14 जुलाई को। और लोगों ने क्या किया, 14 जुलाई को इस किले को जैसे ही लोगों ने ध्वस्त किया और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया, और लोगों ने क्या कर दिया, 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया। बास्तिल किले का जैसे ही पतन किया और क्या कर दिया लोगों ने, राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली बाद में नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन गई। ने निर्णय लिया कि सामंतवादी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए। जो नेशनल असेंबली थी वो बाद में क्या बन गई, नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब इन्होंने क्या बोला, सामंतवादी व्यवस्था को ख़त्म किया जाए और ख़त्म कर दिया जाए और सभी लोग टैक्स देंगे। सामंतवादी व्यवस्था मतलब जो द्वितीय श्रेणी के लोग आते थे, जो राजा के अधीन रहते थे, सामंत, वो क्या करते, उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, वो दास रखते थे सामंत,
सामंत का हमेशा ध्यान रखना। सामंत मतलब अपने अधीन दास रखता था, उसके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, वो राजा के नीचे रहते थे, वो मतलब क्या अमीर आदमी होते थे। वो उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति थी। तो सामंत थे, उनको सामंत व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए। मतलब सामंत व्यवस्था को ख़त्म करेंगे तो ज़मीन किसके अंडर में जाएगी? आम जनता के अंदर में चली जाएगी ज़मीन। तो आम जनता को हर तरह से सुविधा होगी। और सामंतवादी व्यवस्था टैक्स भी नहीं थी। तो नेशनल असेंबली ये बोल रही है, बोले इनको इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए और क्या किया जाए, इनसे टैक्स लिया जाए। इस व्यवस्था से परेशान होकर अभिजातीय वर्ग यूरोप के दूसरे देशों में पलायन करने लग गए। जो सामंतवादी व्यवस्था थी इससे लोग परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए। अभिजातीय वर्ग, जब ये सामंतवादी व्यवस्था जब खत्म हुई तो अभिजातीय वर्ग के जो भी लोग थे वो कहाँ जाने लगे? फ्रांस से दूसरे देशों में जाने लगे। चर्च और बिशप की संख्या कम करके 1/3 कर दी गई और इनके प्रशासनिक अधिकार बना दिए गए। अब हुआ क्या, जब भाई नेशनल असेंबली ने बोला है कि संविधान तो बनाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे कुछ तो करना ही पड़ेगा राजा को, क्योंकि आंदोलन हो रहा था और क्रांति हो रही थी। तो क्रांति को कुछ बढ़ते स्टेप तो लेने पड़ेंगे। तो एक स्टेप ये हो गया कि इस व्यवस्था में परेशान होके सामंती व्यवस्था थी वो नेशनल असेंबली से परेशान होकर अभिजातीय वर्ग क्या कर दिए, यूरोप के दूसरे देशों में पलायन करने लग गए। वो यूरोप के दूसरे देशों में जाने लग गए। अभिजातीय वर्ग थोड़े बहुत जो धनी थे वो दूसरे देशों में पलायन कर गए। अब हुआ क्या, और क्या हुआ, चर्च और विपक्ष की संख्या थी वो कम कर दी गई। जो चर्च की जो संख्या थी उसको भी काफ़ी कम कर दिया गया, एक तिहाई कम कर दिया गया। और इनको क्या बना दिया गया, भाई तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी मत जियो, तुम्हें भी कुछ न कुछ तो काम करना पड़ेगा। अगर तुम बैठे रह के और सोच लो कि हम खा पी लें आराम से, ऐशो आराम की जिंदगी, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब हर आदमी काम करेगा। यहाँ पे जो भी राज्य में रहेगा वो हर आदमी अपना काम करेगा और अपनी सेवाएँ देगा, अपना टैक्स देगा राज्य को। ऐसा नहीं है कि एक किसान और मजदूर और तृतीय श्रेणी के लोग ही टैक्स दें। अब ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी। लोगों ने विद्रोह कर लिया और जो चर्च के लोग थे इनको क्या बना दिया गया, अब प्रशासनिक अधिकारी बनाए गए। इससे क्या हो गया, इससे पोप नाराज हो गए, क्योंकि पोप को तो ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। वो तो एक धर्म के लोग, धार्मिक थे। वो तो ये बोलते थे, बोले हमें तो भगवान ने आपको धर्म के बारे में ज्ञान देने के लिए भेजा है, हमारा कोई काम नहीं है, हम तो आराम से बैठ के ज़िंदगी जिएंगे, हमें और कुछ नहीं काम करना है। लेकिन जब नेशनल असेंबली ने ऐसी व्यवस्था की, इनको भी कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा, इससे क्या हो गए, पोप के लोग नाराज हो गए। तो अब क्या हुआ, कुल मिला के अब संविधान की स्थापना होने लग गई। मतलब निरंकुश राजतंत्र, जो निरंकुश राजा जो बिल्कुल निरंकुश था, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मंत्रिमंडल या कोई सदस्य या कोई असेंबली, किसी प्रकार का राजा के ऊपर क्या नहीं था। मतलब राजा को कंट्रोल करना, मतलब राजा का जो भी राजा के कानून थे, राजा के जितने भी राजा के खर्च थे, या राजा की जो भी अधिवेशन थे, जो भी राजा के, उनको कैसे ना कैसे करके कंट्रोल किया जाए, उनको कैसे ना कैसे करके वश में किया जाए। तो उससे लिए लोगों ने क्या किया, संवैधानिक तानाशाह बनाया। मतलब अब राजा के भी अधिकार होंगे, ऐसे नहीं कि राजा अब बिल्कुल स्वतंत्र है, राजा जो बोलेगा वो होगा। अब ऐसा नहीं होगा, अब होगा संवैधानिक तानाशाह। मतलब अब हर आदमी का कानून होगा। अब राजा के भी अधिकार होंगे, राजा को भी अधिकारों के पालन करने पड़ेंगे। मतलब राजा को अधिकारों में रह के काम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से क्या हो गया, निरंकुश राजतंत्र खत्म हो गया। अब राजा की निरंकुश तानाशाही खत्म हो गई। अब आ गया संवैधानिक तानाशाह, मतलब कानूनी तानाशाह। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको मैं आगे के बारे में बताऊंगा, फ्रांस की क्रांति के बारे में। ये था फ्रांस की क्रांति का पार्ट 1। मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2, जिसमें फ्रांस की क्रांति का आगे का भाग आएगा। थैंक यू सो मच।